चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा 13 माह से ज़ायद अपने ओहदे पर रहने के बाद आज रिटायर हो रहे हैं। बतौर जज उनका करियर उतार चढ़ाव का शिकार रहा और बतौर चीफ जस्टिस भी जहां उनसे बहुत से अच्छे काम मंसूब किए गए, वहीं उन पर कुछ हवालों से तनकीद भी हुई। उनसे बहुत सारी तवक्कात थी, जिनमें से बहुत सारी तवक्कात पूरी नहीं हुई। यही मिला जुला रुझान आज उनकी रिटायरमेंट के मौके पर भी देखने में आया, जब उनके एजाज़ में अलविदाई फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद किया गया। ये रवायत है कि चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट के मौके पर उनके एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक़िद होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस शिरकत करते हैं। मगर आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में फुल कोर्ट रेफरेंस तो हुआ और उसमें नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी समेत सीनियर जजेस ने तो शिरकत की, मगर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह के अलावा जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट रेफरेंस में शरीक नहीं हुए। यही तमाम जजेस गुज़िश्ता रात चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के एजाज़ में पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इशाइये में भी शरीक नहीं हुए थे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह, जिन्होंने 26वीं आइनी तरमीम ना होने की सूरत में चीफ जस्टिस बनना था, वो इस वक्त उम्रे की अदायगी के लिए मुल्क से बाहर चले गए हैं। लेकिन वो बज़ाहिर बहुत गुस्से में हैं और उन्होंने बाकायदा ख़त लिखकर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को दिए गए फुल कोर्ट में शिरकत ना करने का ऐलान किया है और इसकी वजूहात भी तहरीर की हैं और गैर मामूली तौर पर सख्त ज़बान इस्तेमाल की है, जो आमतौर पर नहीं की जाती है। और जस्टिस मंसूर अली शाह जैसी शख्सियत जो अल्फाज के इस्तेमाल में हमेशा एहतियात और शाइस्तगी का मुजाहरा करते हैं, उनसे इसकी तवक्को बिल्कुल नहीं की जा रही थी। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के नाम अपने ख़त में जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है कि ये दुनिया भर में बहुत मजबूत रिवायत है कि सुबुकदोश होने वाले चीफ जस्टिस के एजाज़ में रेफरेंस दिया जाता है ताकि रस्मी अंदाज में उसकी खिदमात, क़यादत और अदलिया की सालमियत के लिए उसके अज़म का एतराफ़ किया जाए। लेकिन इदारों की तरह रिवायतें भी उन अफराद के मेरिट पर मुनहसिर होती हैं जिनसे वो मुताल्लिक हों। माजी में जब साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार अपने आइनी किरदार से बाहर निकल कर उन मामलात में गए जो उनके दायरा इख्तियार से बाहर थे, तो मैंने उनके रेफरेंस में शिरकत ना करने का फैसला किया और 17 जनवरी 2019 को ख़त लिखकर इसकी वजूहात भी बयान की ताकि उन्हें रेफरेंस की कार्रवाई के रिकॉर्ड का हिस्सा बना दिया जाए। आज भी मैं ख़ुद को वही फ़ैसला लेने पर मजबूर पाता हूँ। गो के इस दफ़ा वजूहात मुख्तलिफ मगर ज़्यादा परेशान कुन हैं। एक चीफ जस्टिस का असल किरदार ये होता है कि वो तमाम लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, अदलिया की आज़ादी का दिफा करे और सबको इंसाफ फराहम करे। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक शुतुरमुर्ग़ की तरह रेत में सर दबा कर अदलिया पर पड़ने वाले बैरूनी असरात और दबाव से गाफिल और बेपरवाह रहे। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए और ताकत पर अदलिया की निगरानी के मुकद्दस किरदार के साथ धोखाधड़ी के मुर्तकिब हुए। उन्होंने अदलिया के दिफा के लिए हिम्मत और इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि कानून की हुक्मरानी की बुनियाद पर समझौता करते हुए मैदान उनके लिए खाली छोड़ दिया जो अपने मफाद की खातिर अदालतों को कमज़ोर करना चाहते थे। उनके इक़दामात ने रवादारी और एहतराम को बुरी तरह नज़रअंदाज किया, जो अदालती हम आहंगी के लिए ज़रूरी चीज़ होती है। सिर्फ खुद को दुरुस्त समझने के तसलसल में वो मुशावरत करने में बार बार नाकाम हुए और इत्तफाक़ी राय पैदा करने से इनकार किया, जो अदालती क़यादत की पहचान होती है। इस अदालत के फ़ैसलों की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है और उन्होंने बेशर्मी और तौहीन आमेज़ी के साथ ये कहा कि इंतज़ामिया उन फ़ैसलों पर अमल ना करे। उन्होंने अदालत के अंदर साथ काम करने वालों के रिश्तों में दरारें डाली और तल्ख़ तक़सीम पैदा की, जिसके असरात बहुत अरसे तक अदलिया पर रहेंगे। उनका दौर छोटेपन, इंतकाम और इंतज़ामी मामलात में पस्त जहनीत के हवाले से जाना जाएगा, जिसमें आजिज़ी और बुर्दबारी की कोई जगह नहीं थी। ऐसे दौर के रेफरेंस में शिरकत करके उसका जश्न मनाना ये पैगाम देगा कि एक चीफ जस्टिस अपने इदारे को धोखा दे सकता है, उसे कमज़ोर कर सकता है, छोटेपन और पस्ती का मुजाहरा कर सकता है, मगर फिर भी इंसाफ के एक मुअज़्ज़ज़ खादिम की हैसियत से उसका जश्न मनाया जा सकता है। मुआज़रत के साथ अपने ज़मीर के मुताबिक मैं ऐसे चीफ जस्टिस के रेफरेंस में शरीक नहीं हो सकता। जैसे मंसूर अली शाह ने इस ख़त की कॉपी सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस को भी भेजी है और ख़त के शुरू में रजिस्ट्रार से ये भी कहा है कि इस ख़त को फुल कोर्ट रेफरेंस की कार्रवाई के रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रेफरेंस में शिरकत से इनकार किया है। सख्त अल्फाज में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पर तनकीद की है, मगर आज से कुछ अर्से पहले तक ये सूरत हाल नहीं थी। बल्कि जस्टिस मंसूर अली शाह ना सिर्फ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के हामी रहे, बल्कि उनके साथी और मददगार भी रहे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ इमरान खान के दौर में जब सदारती रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजा गया और उसे सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दिया, तो उस वक्त जस्टिस मंसूर अली शाह उन जजेस में शामिल थे जिन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस को ख़त्म किया था। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद भी जस्टिस मंसूर अली शाह उनके साथ जुडिशल कमीशन और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलासों में बैठते रहे। किसी मौके पर किसी इख्तिलाफ की कोई खबर नहीं आई, यहाँ तक कि वफाकी वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारर ने हमारे ही प्रोग्राम में बताया कि अदालती इस्लाहात और आइनी पैकेज के हवाले से भी चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने खुद कहा कि इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह से भी मुशावरत की जाए।
आईनी पैकेज की हमने बात की थी, मुझे उसकी बाबत हुकूमत की भी ये हदायत थी कि आप ऑन बोर्ड रखेंगे चीफ जस्टिस साहब को। तो उस हवाले से जिक्र जब हुआ तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी कोई है तो वो नहीं है इंटरेस्टेड, और मोर ओवर उन्होंने कहा कि ये जो आप जुडिशल कमीशन को बेहतर बनाना चाह रहे हैं या 209 में कोई बेहतरी लाना चाहते हैं या जो भी कोई और काम करना है तो आप प्यूनी जज से भी ज़रूर बात कीजिएगा। उसी दिन मेरी मीटिंग थी उनसे, मैं और अटर्नी जनरल थे, तो उनके भी गोश गुजार किया। उन्होंने कहा कि ये पार्लियामान का, उन्होंने बड़ी कैंडिडली कहा, उन्होंने कहा ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, तो ये पार्लियामेंट जो करेगी वो अगर कानून और आइन के दायरे में है और अगर वो कानूनी और आइनी तौर पे दुरुस्त है तो वो पार्लियामान ज़रूर करे, हमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने बज़ाहिर किसी एतराज़ का इजहार नहीं था किया। लेकिन फिर इस साल मई में मखसूस नशिस्तों का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह दो मुख्तलिफ सिमतों में आगे बढ़ने लगे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 6 मई को पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तिल कर दिया। फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का 13 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही खुद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने की। इस बेंच के 8 जजेस ने अक्सरियती फैसला दिया जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया और उस पर आज तक अमल दरामद नहीं हो सका। 12 जुलाई को यह फैसला आया और 10 अगस्त को एक तकरीब से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाजे किया कि अदालती फैसलों को ना मानना कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप बिल्कुल क्लियर कर लें कि कभी हो नहीं सकता कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट इम्प्लीमेंट ना हो, ये नहीं हो सकता। ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी अगर ऐसा सोचा जाएगा, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस को रिकग्नाइज करना है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं है बट टू कंप्लाई विद दी ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये मैं नहीं कह रहा, ये आइन कह रहा है, आइन का ये स्ट्रक्चर है और ये अथॉरिटी ड्रॉ करती है सुप्रीम कोर्ट आइन से, किसी और डॉक्यूमेंट से नहीं। किसी के पास चॉइस नहीं है कि वह बयान करे कि ठीक नहीं है या गलत है। आइन कहता है कि ये जजमेंट है, ये जजमेंट इम्प्लीमेंट होनी है, यही तरीका है। या फिर चेंज कर दें सारा स्ट्रक्चर, कुछ और बना लें, लेकिन जो आइन है इस वक्त, जो आइन का स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक तो यही पोजीशन है और डिसरिगार्ड और डिले नहीं किया जा सकता किसी वर्डिक्ट को, वरना सारा लीगल सिस्टम को आप बिगाड़ के रख देंगे, उसका सारा बैलेंस आप खराब कर देंगे आइन का और इलीगल सिस्टम का। अगर आप इस तरफ चल पड़े कि जजमेंट्स इंप्लीमेंट नहीं होनी चाहिए, ये हो नहीं सकता। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर एक तरफ हो गए और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अक़लियत में आ गए थे। बेंचेस की तश्कील पर इख्तलाफात होने लगे और फिर 20 सितंबर को हुकूमत ने एक सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात में इजाफा कर दिया, जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया और इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिख कर एहतजाज किया और कमेटी इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया। और उस वक्त से लेकर आज तक, यानी चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिटायरमेंट तक, जस्टिस मंसूर अली शाह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का हिस्सा नहीं बने। और फिर नौबत यहाँ तक आ गई कि आज उन्होंने सख्त ज़बान में ख़त लिख कर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस में शरीक होने से भी इनकार कर दिया है और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा पर सख्त तनकीद की है। लेकिन एक तरफ जहाँ सीनियर तरीन जज ने जाने वाले चीफ जस्टिस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है, तो वहीं दूसरी तरफ नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी ने आज चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के रेफरेंस से खिताब किया और उनकी खिदमात को सराहा। I have very mixed feelings to formally bid farewell to you as the Chief Justice of Pakistan. On the one hand, I am sad for you to leave, and at the same time, happy that you are leaving in good health. If you meet, greet and treat Justice Qazi Faiz Issa with a smile and humility, he will reciprocate with such gentle softness, politeness and care. But mind you, if you in any way provoke him, or if I may say so, poke the bear, then even hell hath no fury to match his scorn, and only God may help and save you. Let me share a secret with you all today, that I have faced such wrath of this bear many times. Ladies and gentlemen, let me tell you, the experience was not pleasant. Sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa during the first half of the court proceedings, I often felt sorry for those across the roster and at times had to salvage them from total devastation. But as the clock ticked past the half hour, the mood would change. While sharing the bench with Justice Qazi Faiz Issa, on many occasions we had differences. He was always ready to hear my point of view and was open to persuasion, a characteristic which very few possess. This is a formal announcement that the farewell lunch today hosted by us
us in honor of Justice Qazi Faiz Issa is not on government expense. He's been cruel. He has imposed the entire expenses on me. However, I have requested my brother judges to share the brunt. So we are going to share the brunt. But we wanted to host a lunch for Qazi Saab, and he was adamantly, stubbornly, he was in no mood to accept it. Finally, when we said we're going to commit ourselves, he has agreed. Let me assure all that with the blessings of Allah Almighty, for the citizens of Pakistan, rule of law shall rule. Principles of trichotomy of power shall prevail. Dignity of a judge and majesty of the court shall be strictly ensured. Be it a civil judge sitting in Buni Chitral or my brother judge sitting next to me today. The grievances of the bars shall be immediately attended to. Immediate focus would have to be extended to the furthest districts. Immediate attention would have to be rendered on facilitating attendances and cases of women, children and disabled, improving the justice delivery process. Sir, with fondest of memories and with every good wish, I, on behalf of my colleagues, bid farewell to our very dear friend, our illustrious colleague and our distinguished Chief Justice, Qazi Faiz Issa. जबकि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी आज अपनी रिटायरमेंट के रेफरेंस से खिताब किया। आप लोगों का शुक्रिया आने का, दोस्तों का भी, वकीलों का, सहाफ़ियों का आने का शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जो आज हम में मौजूद नहीं हैं। 42 साल मुझे इस प्रोफेशन में हुए हैं और 42 साल से मेरी शादी को भी हुए हैं। हर बुरे अच्छे के साथ दिया गया। बहुत सारे काम जिसका लोग मुझे सिला देते थे कि मैंने किया, उसके पीछे मेरी अहलिया थी। बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम साथ गए। वो वाले डिस्ट्रिक्ट भी जो उस वक्त काफ़ी मसले हो रहे थे उधर, और मुझे कहा गया था कि ये मुनासिब नहीं, आप पे जाना। अगर वो उन्होंने इंसिस्ट किया सरीना ने, और वो भी मेरे साथ आई। मेरे ख्याल में हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे बच्चे हैं और बच्चे हमें सिखाते हैं। एक दिन मुझे सफ़िया ने कहा कि मेरे दोस्त बहुत नाराज़ हैं मुझसे कि आपने मरगला हिल की पहाड़ी पे जो रेस्टोरेंट हैं, आपने उनको मसमार करने का हुक्म दिया। मैं अब कुछ कहने ही वाला था, इससे पहले उन्होंने, सफ़िया ने मुझे कहा, मगर मैंने उनको कहा अल्लाह ताला ने जानवर भी बनाए हैं, उनका भी तुम्हें ख्याल रखना है, परिंदे भी बनाए हैं, उनका भी तुम्हें ख्याल रखना है। ये तो उनका घर है, हमने उनके घर में दाखिल हो गए। हम केस सुनते हैं, कागज़ पे कुछ फिक्रे लिखे होते हैं, अंदाज़ा लगाना होता है कहाँ सच है कहाँ झूठ है। हो सकता है बेपनाह हमने फैसले गलत किए हों, क्योंकि कागज़ के टुकड़ों पे जो लिखा गया है वो एक पार्टी को फ़ायदा देता है और दूसरे को नहीं। सच क्या है वो तो ऊपर वाला जानता है, मगर हम तो कागज़ों पे चलते हैं, कानून पे चलते हैं कि जो साबित कर सके केस कागज़ के बेसिस पे उससे मालूम होता है। मगर भैया ये भी है कि जैसे काजी फैज़ ईसा 13 महीने पहले जिस तरह की तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे और उनसे उम्मीद थी कि वो इस तकसीम को ख़त्म करेंगे, और उन्होंने अपने करियर की इब्तिदा भी इसी तरीके से की बतौर चीफ जस्टिस, मगर आज वो ऐसी ही तकसीम शुदा अदलिया छोड़ कर जा रहे हैं जिसमें जजेस फैसलों में इख्तलाफ करने के बजाय ज़ाती इख्तलाफात का शिकार नज़र आ रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा के 13 महीने के दौर में होने वाले काबिल तारीफ़ इक़दामात, मस्बत और अदलिया की साख को फ़ायदा पहुँचाने वाले कुछ अहम फैसलों और उनके इक़दामात पर टाइमिंग की वजह से सवालात उठे। उन पर शदीद तनकीद भी की गई, ज़ाती हमले भी किए गए, मगर अहम बात यह है कि उन्होंने इस हवाले से कोई सू मोटो नहीं लिया, किसी को इस बात की कोई सज़ा नहीं दी, इंतज़ामिया के मामलात में मुदाखलत नहीं की जो माजी में मुख्तलिफ चीफ जस्टिस करते रहे थे, पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत नहीं की जो माजी में चीफ जस्टिस करते रहे थे, और ये एक रुझान परवान चढ़ता रहा था। बतौर जज उन पर तासुब बरतने के इल्ज़ामात लगे, केसेस में ज़ाती गुस्सा गालिब आने के इल्ज़ामात लगे। सितंबर 2023 में जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस बने तो उन्होंने आते ही चंद मस्बत इक़दामात उठाए। 4 साल बाद फुल कोर्ट इजलास बुलाया, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर स्टे ख़त्म करके सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के साथ अपने इख्तियारात शेयर कर दिए। साथ ही तारीख में पहली दफ़ा सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर कर दी। सब पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा की तारीफ हो रही थी कि अचानक सब कुछ बदलने लगा। चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा अपने इक़दामात और उसूलों को तोड़ते नजर आए। जजेस कमेटी में जब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर अक्सरियती राय से चीफ जस्टिस की राय को मुस्तरद करने लगे, चीफ जस्टिस चाहते थे कि मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की नज़रसानी फौरी तौर पर लगाई जाए, मगर बाकी दोनों जजेस ने फौरी तौर पर लगाने के बजाय अदालती छुट्टियों के बाद केस लगाने की राय दी और यही अक्सरियती राय बनी।
और नज़रसानी केस नहीं लग सका, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा और जजेस के दरमियान तलखियाँ बढ़ गईं। मगर सवाल उठता है कि बाकी 2 जजेस इस फैसले को, इसके रिव्यू को लगाने को तैयार फ़ौरन क्यों नहीं थे। मगर साथ ही चीफ जस्टिस 63 की नज़रसानी का केस भी फिक्स करना चाहते थे, मगर अक़लियत में होने की वजह से ये केस भी नहीं लग सका। मगर इसकी टाइमिंग के हवाले से खुद चीफ जस्टिस पर सवाल उठे, क्योंकि इस दौरान हुकूमत आईनी तरामीम के लिए नंबर्स पूरी करने की कोशिश कर रही थी और फिर हुकूमत ने अचानक एक ऑर्डिनेंस के जरिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम करके चीफ जस्टिस को इख्तियार दे दिया कि वो जजेस कमेटी के तीसरे रुकन का इंतखाब अपनी मर्जी से कर सकते हैं और वक्तन फ़वक्तन उसे तब्दील भी कर सकते हैं। और जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने जजेस कमेटी के तीसरे रुकन जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से निकाल दिया, जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल कर लिया। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस याया आफरीदी ने कमेटी का हिस्सा बनने से मुआज़रत कर ली थी और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह भी एहतजाजन कमेटी का हिस्सा नहीं बने। मगर नई जजेस कमेटी के पहले ही इजलास में चीफ जस्टिस और जस्टिस अमीनुद्दीन ने आर्टिकल 63A का नज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और अपनी सरबराही में 5 रुकनी बेंच बना दिया और सुप्रीम कोर्ट के गुज़िश्ता फैसले को कलअदम करार दे दिया, जिसका मतलब यह था कि अब पार्लियामेंट के अरकान अपनी जमात की हिदायत के बरखिलाफ वोट देंगे तो उनके वोट गिने भी जाएंगे और शुमार भी किए जाएंगे, मगर उन्हें नाअहली का सामना करना पड़ सकता है। इस फैसले की दुरुस्तगी तो बहुत अहम समझी जा रही थी, क्योंकि ये फैसला अदालत में इस पर तनकीद होती रही अदालती तारीख में, मगर जिस वक्त ये नज़रसानी का केस लगा और कुछ ही समातों के बाद फैसला जारी किया गया, उससे फैसला मुतनाज़ हो गया। इस दौरान चीफ जस्टिस ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर फुल कोर्ट मीटिंग बुलाने के जस्टिस मंसूर अली शाह के मुतालबे पर गौर नहीं किया। साथ ही अहम केसेस की बराह रास्त नशरियात भी रोक दी। साथ ही चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने 12 साल बाद सदारती रेफरेंस पर समाअत करते हुए जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले को गलत करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट की गलती तस्लीम की, और यह हिम्मत उनसे पहले किसी चीफ जस्टिस ने नहीं की थी। इसके अलावा जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फांसी के फैसले को भी कलअदम करार देने के लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को ख़त्म कर दिया और खुसूसी अदालत के फैसले को बरकरार रखा। जबकि रवां साल मार्च में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में आला अदलिया ने 2 हफ्तों के अंदर अंदर अपने एक जज जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट पर बरतरफ करके उनसे जस्टिस का टाइटल वापस ले लिया और फिर दूसरे साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ करने की कार्रवाई को कलअदम करार देकर उन्हें रिटायर जज के तौर पर तमाम मराहत का हकदार करार दे दिया। रिटायर शौकत अजीज सिद्दीकी को अक्टूबर 2018 को उनके बयानात से मुतालिक मिसकंडक्ट पर ओहदे से निकाला गया था, जो उन्होंने अदलिया पर इस्टेब्लिशमेंट के दबाव से मुतालिक दिए थे, और इस्टेब्लिशमेंट के दबाव का ताल्लुक नवाज शरीफ के केसेस से मुतालिक था। मगर जैसे शौकत सिद्दीकी का दावा है कि उन्होंने दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया था, जिसकी पादाश में उन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया गया। और इस पूरे तनाज़े में सबसे अहम किरदार साबिक DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का था। ये हिम्मत भी किसी और चीफ जस्टिस ने नहीं की, मगर जिससे काजी फायद ईसा के दौर में ये काम हुआ। इसके साथ साथ गुज़िश्ता साल चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में बेंच ने 8 फरवरी को इलेक्शन के इनेकाद के हवाले से एक फैसला दिया। सदर और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत के बाद 8 फरवरी को इलेक्शन की तारीख तय कर दी, जिसकी हिम्मत खुद सदर आरिफ अलवी नहीं कर पा रहे थे। मगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर के कुछ फैसले और इकदाम ऐसे थे जिनके मुल्क की सियासत पर गहरे और मनफी असरात पड़े, और इस पर उनके साथी जजेस ने भी सवालात उठाए। 13 जनवरी को इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की आखिरी तारीख थी। उसी दिन चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में कायम बेंच ने तहरीक इंसाफ से बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने का इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा और तहरीक इंसाफ के अरकान को बल्ले के निशान पर इलेक्शन लड़ने से महरूम कर दिया, जिसने मुल्क की सियासत पर गहरे और मनफी असरात डाले। और चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के इसी फैसले की वजह से मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा भी खड़ा हुआ। मगर फिर जब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, तो उसके बाद फुल कोर्ट में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा बल्ले के इंतखाबी निशान से मुतालिक अपने ही फैसले की वजाहत देते नजर आए और कहते रहे कि अगरचे PTI के पास बल्ले का इंतखाबी निशान नहीं था, लेकिन फिर भी बतौर जमात इलेक्शन लड़ सकती थी। इलेक्शन कमीशन ने फैसला गलत समझा, मगर इस पर तनकीद हुई कि इस गैर मामूली सूरत हाल के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा अपने ही फैसले की गलत तशरीह और अमल दरामद पर खामोश क्यों रहे। सबसे अहम मामला जो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा के दौर में सामने आया वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से एजेंसीज के दबाव से मुतालिक लिखे गए खत का था। जजेस ने खत में खुद पर एजेंसीज के दबाव के संगीन वाक़यात का जिक्र किया था और कहा था कि ऐसी सूरत हाल में एक जज को क्या करना चाहिए, इस हवाले से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हिदायत दे। मगर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा पर तनकीद होती रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने एक संगीन मामला अपने इदारे के सरबराह के पास भेजा था, लेकिन उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया, बल्कि हुकूमत जिस पर इल्ज़ाम लग रहा था उसी को ही इंक्वायरी की जिम्मेदारी दे दी और जिनको जिम्मेदार ठहराया गया था उन पर हाथ डालने या रोकने की संजीदा कोशिश नहीं की गई। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ले लिया और अब तक केस को हतमी अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया। साथ ही सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल का नज़रसानी केस भी सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी अरसे से समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं हुआ और अब आज चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा रिटायर हो रहे हैं, कल जस्टिस याया आफरीदी हल्फ उठा रहे हैं। इसलिए उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज यही होगा कि वो इस तकसीम शुदा सुप्रीम कोर्ट को कैसे चलाएंगे।
प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को कैसे डील करेंगे, जिसकी बुनियाद पर सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी में बैठने से इनकार करते हुए फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर रहे हैं और वो बेंचेस में बैठने से भी इनकार कर रहे हैं। साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस पर सवालात उठाए हैं। इसके अलावा सवाल उठ रहा है कि जस्टिस कादी फायज ईसा पर पहले दिन से ही पीटीआई को शदीद एतराज़ात थे और उनके दौर में तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतअद्दिद बार कहा गया कि चीफ जस्टिस उनकी जमात और इमरान खान से मुताल्लिक किसी भी मुकदमे की समाअत ना करें, मगर वो एतराज़ मुस्तरद करते रहे। साथ ही पीटीआई के अहम केसेस में खुद सरबराही भी की और ज़्यादातर केसेस को तो समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं होने दिया। ये पीटीआई इल्ज़ाम लगाती रही, जबकि मखसूस नशिस्तों के फैसले के तनाजुर में जस्टिस मंसूर अली शाह पर नून लीग और पीपल्स पार्टी एतराज़ उठाती रही हैं, मगर नामजद चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो सियासी तौर पर अभी तक गैर मुतनाज़े हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग हता कि पीटीआई ने भी उन पर एतराज़ नहीं किया है। वो जस्टिस मंसूर अली शाह के भी करीब हैं, जस्टिस अतर मिन अल्लाह के साथ भी उनके अच्छे ताल्लुकात हैं, दोनों के दोस्त हैं। तो क्या वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद तकसीम ख़त्म कर सकेंगे? क्या वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस को बरकरार रखेंगे? इसके अलावा 26वें आईनी तरमीम के मामले पर फुल कोर्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, और आईनी अदालत का सरबराह कौन बनेगा, किस तरीके से जस्टिस याया अफरीदी सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे, वो अहम सवाल हैं जो उनके सामने खड़े